Good evening, sir. Guys, go through the last lecture notes. If any doubts, please ask. Anyone having any doubts? बेटा मेरे को समझ में नहीं आया, पूछा क्या आपने? सर आते हैं लास्ट में, वो होमवर्क में 2 स्ट्रक्चर्स दिए थे बनाने के लिए। हाँ, वो तो मैं अभी ड्रॉ करूंगा। हाँ जी। Guys, this was the first case. This is second case. एक तरीका ये है कि आप CO बॉन्ड तोड़ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी, क्योंकि कई बार क्या होता है जो अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कई बार पेपर पे ड्रॉ नहीं करते हैं लोग, तो आप इसको इस तरह से डायरेक्ट भी दिखा सकते हो। I am doing this only to show the effect of CHO on benzene ring. Benzene ring is our carbon chain here, and we are just checking the effect of CHO on benzene ring. जो रेजोनेंस का इफेक्ट है, जिसको आपने लास्ट लेक्चर में लिखा था मेसोमेरिक इफेक्ट। फिर आगे कैसे जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करेंगे, ये अनटच्ड है, ये अनटच्ड है, डबल बॉन्ड विल मूव हियर, प्लस यहाँ आ गया। इसके बाद कैसा आएगा? अनटच्ड, इधर आ गया प्लस, ये अनटच्ड। अब जहां से इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ था वो वापस वहां चला जाएगा। So this way we have written the resonating structures. जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछा जाए, बिकॉज कई केसेस में क्या होता है, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत अनस्टेबल होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टेबिलिटी, बट अभी के लिए केवल इतना कि देर आर फ्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो हाईली अनस्टेबल रहते हैं, वो हो सकता है ड्रॉ भी ना करे आपके लिए। तो वैसे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन जहां पर एकदम परफेक्शन के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो आपको पूछेंगे। इसके बाद प्रोसीजर आप जानते हैं, आप थंब रूल लगा दो।
ये सब बहुत आसान है। अभी आप थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस में हो जाएंगे ना, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू ड्रॉ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। इसको कॉपी कर लो, ड्रॉ कर लो, फिर मैं क्यों ये मैंने लिया केस 1 एंड केस 2, दैट आई विल एक्सप्लेन। लेट मी नो इफ यू हैव कॉपीड। तो केस 1 में जो फर्स्ट और लास्ट है, उन दोनों में हमने वो जो डबल बॉन्ड है एक ऑक्सीजन के साथ, उसको ब्रेक किया है। फर्स्ट वाले में, केस 1 में किसकी बात करो बेटा? फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला। फर्स्ट और फोर्थ, ये डायरेक्ट हम कंपैरिजन ही देखते बेटा, स्टेप्स में जाते हैं ना। फर्स्ट से फोर डायरेक्ट थोड़ी ना आया है। नहीं, डायरेक्ट नहीं सर, फर्स्ट, इसमें वो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लेना प्लस और माइनस में। अच्छा तो फर्स्ट क्यों बोल रहे हो आप? लास्ट और इसके बीच में बात करो ना। हाँ सर। डबल मैं समझा नहीं, तुम फर्स्ट और फोर्थ क्यों क्यों रिलेट कर रहे हो? नहीं सर, फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ वैसा कहना था। फोर्थ और फिफ्थ रिलेट कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल सही हाँ। बात। सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाना है सर, वो नहीं समझ रहे हैं, एक बार वापस समझा सकते हो? क्या नहीं समझा बेटा? ये तो बहुत ही आसान है। अब इसमें इससे ज्यादा कुछ आसानी से बताया ही नहीं जा सकता है कि ये सिचुएशन है मान लो, या मैं जनरल मैनर में कितनी आसानी से चीजें आपको बताई। अगर अभी भी नहीं कर पाओगे तो कैसे चलेगा? खाली आपको इलेक्ट्रॉन इधर डाल देना है, ए बी ई प्लस। बताओ अब इसमें क्या डिफिकल्टी है? कोई बोले हमको ये ड्रॉ करना नहीं आता, स्वैप करना नहीं आता, तो उसको क्या समझाए हम? आपको तो इतने आसान, ये स्वैपिंग नहीं सर वगैरह ये वो समझ, फिर क्या नहीं समझ? सर रिंग में कैसे करना है वो नहीं समझ रहे। अरे भाई, तो जब भी ये प्लस सिंगल डबल तीन तीन के उसमें आएगा, हर बार स्वेपिंग करनी है। माइनस वाला होगा माइनस सिंगल डबल, तो माइनस में स्वेपिंग करनी है। रिंग में हो कहीं पर भी हो, देखो ना, प्लस सिंगल डबल स्वेप किया ये आ गया, प्लस सिंगल डबल स्वेप किया ये आ गया, प्लस सिंगल डबल स्वेप किया ये आ गया। कहाँ नहीं समझ में आया? इसमें इससे ज्यादा तो मैं हेल्प नहीं कर सकता बेटा। माइनस सिंगल डबल स्वैप किया ये आ गया, माइनस सिंगल डबल स्वैप किया ये आ गया। बताइए कितना आसान है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत डिफिकल्टी है तो उसको इग्नोर कर दो। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक ही टाइम पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्लोली स्लोली चलेंगे। सबने कॉपी कर लिया? यस सर। इतने आसान तरीके से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बताया, अगर ये नहीं आएगा तो कैसे चलेगा बेटा? कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें उनको, जैसे मान लीजिए कि मम्मी ने आपको खाना बना कर दिया, उसमें 5 चीजें हो सकती हैं। लेटर से आपको सब्जी खराब लगी, तो आप स्पेसिफिक रहोगे कि सब्जी आपको खराब लगी, बाकी ठीक है। अगर तुमने बोल दिया कि खाना ही खराब हो गया है, तो फिर मम्मी तुम्हें बना कर क्या देगी, उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो अगर 5 स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें एक स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आया तो वो है। हो सकता है आप टीचर ये भी बोल दे कि अभी इसके लिए छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं, आप 4 तो बना पा रहे हो। तो इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप क्या बना पा रहे हो। आप बताओ कि हमको सब्जी खराब बनी हुई है। आप ये नहीं कह पाएंगे कि खाना ही खराब है, मम्मी क्या बोलेगी फिर? मम्मी बोलेगी खुद बना मत लो। खाओ, छोड़ दो। चलिए कोई नहीं। Should I remove this?
यस सर। यस सर। तो अपने डाउट्स को लेकर थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए, हाँ। नहीं तो क्या 6-6 महीने बाद बच्चे आते हैं, बोलते सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आया, क्या करें। तो जैसे ये बच्चे ने बोला ना, मेरा भी आंसर वही होता है, छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। गाइस, मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाना नहीं था। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि व्हेनेवर अ ग्रुप इज कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग, ज्यादातर आपको बेंजीन रिंग में इफेक्ट आपको चेक करना होता है। लेट अस से G group is attached. What is there in case 1? In case 1, if you see, CHO is actually withdrawing electrons from benzene ring, इसीलिए अंदर प्लस आ रहा है। ध्यान से देखो, अंदर प्लस आ रहा है। तो इसको अगर हम जनरलाइज्ड मैनर में लिख दें, हम इसको ऐसा बोलेंगे कि G is electron withdrawing group via resonance, right? And as a result, electron density of the ring decreases. But where it is more important, क्योंकि अब आपको एकदम क्लैरिटी है, तो इट इज ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, 2 ऑर्थो पोजीशंस एंड 1 पैरा। मेटा में कुछ नहीं होता। यहां पर आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज किया, यहां बोलोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज किया, यहां बोलोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज किया। ठीक है, ये आपका केस 1 है, और इसको हम बोलते हैं -m इफेक्ट। याद करो, उसमें भी इंडक्टिव में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को वी हैव सेड माइनस इफेक्ट। तो ये मेसोमेरिक है, दैट वाज इंडक्टिव, देयर वी रोट -i इफेक्ट, हियर वी आर राइटिंग -m इफेक्ट। इसका जस्ट अपोजिट होगा ये वाला केस। इसमें व्हाट विल यू से, अ ग्रुप इज कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग एंड दैट ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बट कहाँ पर? तो अगेन वही ऑर्थो पैरा, आप चेक कर लो, केवल ऑर्थो पैरा पे ही माइनस आया होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। और यहाँ लिखना जरूरी है वाया रेजोनेंस, क्योंकि जब दोनों फैक्टर साथ में वर्क करेंगे, इंडक्टिव एंड रेजोनेंस, तो आपको नेट इफेक्ट पे आंसर निकालना होता है। नेट इफेक्ट में डोमिनेटिंग फैक्टर इज व्हाट? रेजोनेंस। तो इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मोस्ट ऑफ द टाइम रेजोनेंस से आंसर सही निकलता है। ये कॉपी कर लो आप, इसको बोलेंगे +m। Let me know if you have copied. सर आपने केस 1 का सेकंड स्ट्रक्चर कैसे लिखा? केस 1 का सेकंड स्ट्रक्चर, इसमें एक काम ये कर सकते हो कि C और O के बीच का बॉन्ड तोड़ करके O पे माइनस कर दो, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और C पे प्लस, फिर प्लस सिंगल डबल देखोगे तो स्वैप करने पे ये मिल जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट स्टाइल है कि आपने डबल बॉन्ड को आगे तरफ पुश किया तो फिर आगे वाला डबल बॉन्ड भी आगे चला जाएगा। तो सिंपल, हर बार ये स्टाइल होती है डिजाइन। जब भी इलेक्ट्रॉन्स में डील करते हैं, तो अगर इधर वाले इलेक्ट्रॉन उठकर आगे जाएंगे तो आगे की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी ना, तो उतना नहीं हो सकता, फिर आगे के बॉन्ड को तोड़ते हैं। दिस इज द स्टाइल। देखो मेरा स्टाइल हर जगह लगभग वैसा ही रहा है। जहां पर भी दो इसमें डील करेंगे, ये आया एरो, ये आगे बढ़ा, फिर ये आया, ये आगे बढ़ा, इस तरह सब जगह होता है लगभग। या फिर दूसरा तरीका कि CO तोड़ दो, प्लस माइनस लिख दो, और प्लस और इस डबल बॉन्ड को स्वैप कर दो, फिर आगे भी स्वैपिंग इसी तरह चलती रहेगी। ठीक है सर, इस स्टेप को एक कंबाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया ना, इसको दो सेपरेटली दिखाने की जरूरत नहीं है। किसकी में बेटा? सर डबल बॉन्ड को जो डिसइंटीग्रेट किया।
चार्जेस का जो हमने मतलब ट्रांसफर किया, सो बिटवीन उसको 1 एक and 2 स्टेप की में। बात कर रहे हो? यस सर। यस, मैंने वो एक वाला स्किप कर दिया। बोला ना मैंने कि इन मेनी सिचुएशंस, मेनी केसेस, दे में स्किप फ्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी। तो इसलिए जरूरी नहीं कि आपको नंबर ऑफ रेजोनेटिंग वाला क्वेश्चन जो हर बार मिले, तो क्योंकि उसमें सब में फिर इस तरह से बनाना थोड़ा सा वो हो जाता है, उसको अवॉइड करते हैं। तो जो मैंने लास्ट लेक्चर आपको क्वेश्चन दिया उसमें परफेक्ट उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसमें कोई वो नहीं। ओके सर। माइनस है एम इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बस रेजोनेंस के टाइम ही डिक्रीज हो रही है ना, फिर वापस वो रिगेन हो रही है ना? नहीं बेटा, वो परमानेंट इफेक्ट है, हमेशा रहता है। ये तो हम साइंटिफिकली दिखा रहे हैं कि हुआ कैसे होगा। इट इज परमानेंट इफेक्ट, तो इंडक्टिव सर इज ऑल्सो परमानेंट, हमेशा रहता है। बात तो नहीं है ना, वो वापस चला जा रहा है ना? वो तो हमारा स्टाइल है ऐसा बताने का, दिखाने का, लेकिन वो हर टाइम में रहने वाला है, समझे ना। अगर मैं तुमको एक रफ मैनर में ऐसी बात करूं कि तुम्हारे पास बॉल है और तुम्हारे फ्रेंड के पास भी बॉल है, और तुम स्पीड ऑफ लाइट से एक दूसरे की तरफ बॉल फेंकते हो, बताओ, या बॉल एक ही है, बताओ बॉल किसके पास होगी? बोलो। नहीं समझा सर। अबे एक ही बॉल है, तुम दो फ्रेंड हो और एक दूसरे की तरफ बॉल उछालते हो, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा है इधर उधर फेंकने की, बॉल किसके पास होगी एक टाइम पर? सर अनसर्टेन है। हमको मालूम ही नहीं है, मतलब हम ये मानकर चलेंगे दोनों के पास है, दोनों के पास क्लाउड आ गया, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया। नहीं समझ में आया? इसी को तो रीडिस्ट्रीब्यूशन बोला गया। अनसर्टेनिटी। सब ये मतलब ये ऐसे ही बोल दिया एग्जाम्पल, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं कि ये परमानेंट है। ये नहीं कि वहां चला गया, कोई ऐसा वो स्नेल की तरह चल के थोड़ी ना जा रहा है कि जब यहाँ चला गया तो यहाँ नहीं। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई या बढ़ गई और यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, दैट रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो आप इसी को मेसोमेरिक इफेक्ट बोल रहे हैं। सर कॉपी ये कर लिया? सर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इंक्रीज या फिर जो डिक्रीज हो रहा है अभी माइनस एम इफेक्ट में, वो जैसा ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे ही हो रहा है, वैसे ही प्लस एम इफेक्ट पे भी ऑर्थो और पैरा में ही होगा क्या? यस, ओनली ऑर्थो पैरा। यहाँ लिख लीजिएगा, मेटा पोजिशंस रिमेन अनअफेक्टेड। ओके। मेटा पोजिशंस दोनों में लिखना है, अनअफेक्टेड, रिमेन अनअफेक्टेड, ऐसा करके लिख लो आप क्लियरली। Should I remove this page now? Yes, sir. Guys, प्लस एम इफेक्ट के एग्जांपल्स मैंने परहैप्स लास्ट लेक्चर नहीं दिए होंगे, लिख लो आप। O माइनस NR2, NHR, NH2, NHCUR। सर ये ऑर्डर में है? कोई ऑर्डर नहीं, क्योंकि इसमें फुल ट्रांसफर होता है ना। अगर मान लीजिए कि आपने भी 100 रुपीज दिए और आपके फ्रेंड ने भी 100 रुपीज किसी को दिए, तो इसको फुल ट्रांसफर कहते हैं। तो किसने ज्यादा दिया किसने कम किया उसकी बात ही नहीं आएगी इस चीज में, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, रेजिस्टेंस जिसको बोलेंगे, कि तुम्हारे फ्रेंड ने 100 रुपए दिए तो, लेकिन वो बहुत रेजिस्ट कर रहा था, वो देना नहीं चाहता था, तो इससे हल्का फुल्का डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको सिखा दूंगा। बट इंडक्टिव जैसा ऑर्डर की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं पड़ती। ये सब कॉमा करके आप लिख सकते हैं, नो ऑर्डर। सर ये क्या है, मेरा कौन सा अरेंजमेंट है? अरे यार, क्या ब्रेक हो जाते हो क्या? मतलब कहाँ चले जाते हो? इतनी देर से बातें कर रहे, कोई क्वेश्चन भी पूछ रहा है उसका रिप्लाई चल रहा है। आर यू नॉट लिसनिंग? अचानक से आ जाते हो फिर बोलते हो क्या चल रहा है। Guys, in the same manner, minus M effect list. ये unsatisfied valency है, that means the group should be attached with benzene ring or any other unsaturated system.
ज्यादातर हम बेंजीन में चेक करते हैं हर चीज। कॉपी कर लो। सर जैसे माइनस एम इफेक्ट में अनसैचुरेटेड कंपाउंड चाहिए होता है, प्लस एम में कोई होता है ऐसा? क्या होता है बेटा माइनस एम में? जैसे आपने अभी बोला कि माइनस एम में यू नीड बेंजीन और एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तब वैसे में प्लस एम बेंजीन में? चेक करते हैं बेटा, पूरे एम इफेक्ट के लिए बेंजीन या कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो ठीक है सर, हमारे थैंक पास यू। बेंजीन से बेटर कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम क्या है? बेंजीन पूरे उसमें सिलेबस में भरा हुआ है, तो हम हर बार बेंजीन पे ही टेस्टिंग करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर प्लस एम में लास्ट वाला वो आर्गन है ना? क्या चीज? प्लस एम में वो लास्ट वाला एग्जांपल आर्गन है ना? प्लस एराइल है। लास्ट तो आर्गन नहीं बेटा, एराइल ग्रुप है। अच्छा सॉरी सर। पार थोड़ा कह रहा है कि सर जी जेई में इतनी सारी केमिस्ट्री की होती है बेटा, ये इमेच्योरिटी वाला क्वेश्चन है। जब मैं आपकी एज का था और मैं पढ़ रहा था तभी मुझे मैथ्स अच्छी लगती थी, फिजिक्स अच्छी लगती थी और फिर लास्ट में केमिस्ट्री अच्छी लगती थी। ये नेचुरल टेंडेंसी है। फिर जब आप मेच्योर होते हो, बड़े होते हो, तो रियलाइज करते हो ये सब साइंस है। एंड व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग लाइक अ साइंस, वो अपने आप आपको इंटरेस्ट देगी। सर माइनस एम इफेक्ट ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है ना? माइनस एम इफेक्ट ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग and this is electron releasing. Yeah, all groups are electron releasing. Should I remove this? Yes sir. या अमन इज क्या बेटा ऐसे क्वेश्चंस क्या करना है? सर आपकी रैंक क्या थी? तुम ये मान कर चलो टीचर की रैंक फर्स्ट थी, तो तुम ज्यादा एनकरेज्ड वे में स्टडी करो, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है guys? Just like inductive effect here also, वहां पे हमने लिखा हुआ था important points regarding इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, कई बार ऐसे कई सारे पॉइंट जो है एक्सपीरियंस के बेसिस में हम डेवलप करते हैं एंड वो आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो जस्ट राइट अ सब हेडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेजोनेंस। आप अच्छे से नोट्स बनाना, फिर सब सीक्वेंस में जब वो बैठ जाएगा ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन जब आप करना शुरू कर दोगे और वो होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो पहला पॉइंट आप देखो, इफ आई कंसीडर important points about resonance first. Are you ready? Yes sir. We all know benzene का resonating structure ये है ना? अगर अभी केमिकल बॉन्डिंग में सबने पढ़ रखा है ये sp2 sp2 sp2, ठीक है? इसमें if I draw ऑर्बिटल्स में मैं यहाँ पर ये p और sp2 है तो प्लेनर ही होगा पूरा का पूरा रिंग, है ना? सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। पाई बॉन्ड ड्रॉ करते हैं तो ये एक पाई है, ये साइडवेज ओवरलैपिंग और इधर ये साइडवेज लेटरल ओवरलैपिंग। नाउ रेजोनेंस इज व्हाट कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर दिख रहा है और ये दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो सिचुएशन। तो इसी तरह से ये पूरा इस तरह से रिंग, इसको आपने नाम दे दिया पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइजेशन। इसीलिए जब मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन पूछा आपसे व्हाट इज रेजोनेंस, तो बहुत लोगों ने ये बोला कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट इज एक्चुअली इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये आपका प्लेनर रिंग है, above the ring you have pi electrons and below the ring you have pi electrons। आप इसको pi electrons बोलो, pi electron cloud बोलो, density बोलो, ये सब वर्ड्स हैं अलग अलग। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो सब काम वही करना है एवरी टाइम। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है
कि आप ध्यान से देखो कि ये जो आप डीलोकलाइजेशन दिखा रहे हो ना, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ऑर्बिटल है ये सब एक दूसरे के सिंक में होने चाहिए, एक प्लेन में होने चाहिए। अगर कोई भी आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो दैट ऑर्बिटल विल नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो ये एक बेसिक सी कंडीशन अपने आप जनरेट हो जाती है, क्या कि ऑर्बिटल्स मस्ट बी इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो ये नोट करके आप लिखो। और इसी का अगर एक दूसरा एग्जांपल इफ आई टेक, ध्यान से देखना, दिस इज पायरिडीन, इसको बोलते हैं पायरिडीन। ये बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है इस कॉन्सेप्ट के लिए, जहां पर आपने लिखेंगे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस शुड बी इन सेम प्लेन। तो इसमें क्या मतलब वो है, तो इसमें भी सेम मैनर में इफ आई ड्रॉ ऑर्बिटल्स, ध्यान से देखना, इन द सेम मैनर इफ आई ड्रॉ ऑर्बिटल्स, जैसे बेंजीन में आपने किया, तो यहाँ पर भी वही चीज होगी कि ये पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड और इधर भी पाई बॉन्ड। ठीक है, फिर आपस में इनका डीलोकलाइजेशन है ना, ये आपने इस तरह से डीलोकलाइज करा दिया। अब इसकी खास बात ये है कि नाइट्रोजन इज कैरिंग लोन पेयर इन वन ऑफ द ऑर्बिटल्स। बहुत सिंपल है कि अगर इसका एक ऑर्बिटल, मैं दूसरे कलर से देखो ड्रॉ कर रहा हूं, एक ऑर्बिटल अगर इसका जा रहा है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, लेट अस से px है, तो py डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर लेंगे, और उस py वाले ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर है। तो क्या ये ऑर्बिटल विच इज कैरिंग लोन पेयर, ये पार्ट ले सकता है क्या रेजोनेंस यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? बोलिए। नहीं ले सकता, क्योंकि इसका एक ऑर्बिटल ऑलरेडी पाई बॉन्ड वाला है विच इज इन द सिंक विद अदर पाई जो क्लाउड है। तो जब तक वो जो भी ऑर्बिटल जिसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना, अगर वो बाकी पाई क्लाउड के प्लेन में नहीं जाएगा तब तक वो पार्ट नहीं ले सकता। और यहाँ पॉसिबल ही नहीं है कि दो ऑर्बिटल उसी प्लेन में चले जाए, बिकॉज वो तो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर मानकर चल रहे हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर बोलेंगे कि लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन does not take part in resonance even though तुम्हें ऐसा लग सकता है लोन पेयर सिंगल डबल। रियलाइज कर रहे हो, आपने लास्ट लेक्चर में लोन पेयर सिंगल डबल लिखा था, बट ये ऐसे एग्जांपल आपको मैं ये दिस एग्जांपल हेल्प्स इन नोइंग कि सिंस लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन द ऑर्बिटल व्हिच इज परपेंडिकुलर टू पाई क्लाउड, दैट लोन पेयर फेल्स टू पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ठीक है, तो ये आप ऊपर वाला कॉपी कर लो, फिर मैं नोट बताता हूँ, फिर इसके लिए आप बाद में नोट लिख सकते हो। सर हेडिंग क्या लिखनी थी? हेडिंग कुछ नहीं, पहला पॉइंट है, पॉइंट्स लिख रहे हैं हम लोग। हेडिंग तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है ना, अबाउट रेजोनेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रेजोनेंस। यस। सर आपने बोला था कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स वो सेम प्लेन में रहेंगे, ये हेडिंग होनी चाहिए सर, एज अ सब हेडिंग। हाँ, नहीं सब हेडिंग में पॉइंट तो अपनी मर्जी से लिख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं केवल पॉइंट लिखाऊंगा। आई विल गिव यू द नोट। आर यू रेडी टू राइट? सर रेजोनेंस ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या बेटा? रेजोनेंस में ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स? बेटा ऑर्बिटल ही तो इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करते हैं। हाँ। सर वो पी वाई ऑर्बिटल बस परपेंडिकुलर है और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो यही रीजन है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो परपेंडिकुलर हो गया प्लेन के, तो इसीलिए वो उस क्लाउड में नहीं है जो रेजोनेंस में है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आर यू रेडी टू राइट नोट? अगर कॉपी कर लिया हो तो यस सर। यस सर। जस्ट अ सेकंड सर। Sir, this note is for benzene compound, no? What did you say, beta? This is? So ये note benzene compound के लिए है ना?
नहीं नहीं, ये कहीं पर भी एप्लीकेबल हो जाए। ये बहुत सिंपल सी चीज है यार, कि अगर मान लीजिए कि फ्रेंड्स ऐसे खड़े हुए हैं एक लाइन में, तभी वो शेयरिंग इस तरह से पॉसिबल है। जैसे ही वो झुक जाएगा, यहाँ से मान लीजिए बॉल फेंका आपने, तो कैसे पकड़ पाएगा वो तो नीचे की तरफ चला गया। प्लेन चेंज होते ही वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी रेजोनेंस। वो लीनियर हो, वो सर्कल में हो, कैसा भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस नोट लिखिएगा इसमें। From the above discussion we can say, from the above discussion we can say orbitals participating in resonance must be in the same plane. Orbitals participating in resonance must be in the same plane. ये तो पहले वाले के लिए हो गया, दूसरे वाले के लिए लिख लीजिएगा। In pyridine, the orbital which carries lone pair, the orbital which carries lone pair is perpendicular to the plane of pi cloud, to the plane of pi cloud. Hence it does not participate in resonance. Hence it does not participate in resonance. अगर यही चीज ऐसे होती, this one, तो यहां पर yes, here resonance is possible, but वो पूरे रिंग में नहीं होगा, वो केवल इतने हिस्से में जाएगा, ये बस इतने में जा रहा, फिर स्टॉप हो गया, यहां पर वो लिंक टूट गया। somebody is saying repeat, तो मैं बोल देता हूं फिर से, देखो in pyridine the orbital which carries lone pair is perpendicular to the plane of pi cloud, is perpendicular to the plane of pi cloud. Hence it does not participate in resonance. Done? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Next point. कोई कह रहा हमें कैसे पता चलेगा परपेंडिकुलर है कि नहीं है? देख के बेटा, अगर एक पाई बॉन्ड उसका ऑलरेडी जा रहा है रेजोनेंस में, तो दूसरा जो ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, वो डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ रखा है। चलिए लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। while writing resonating structure, अच्छा अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो मैं आपको ऐसा भी बता दे रहा हूँ कि जब भी कोई भी डबल बॉन्डेड एटम हो और उसके ऊपर लोन पेयर हो, तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। बहुत चांस है कि ये रेजोनेंस में पार्ट ना लेता है कभी कभी, जैसे CO2 वाला एग्जांपल आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, एक स्पेशल एग्जांपल लास्ट 7th केस। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ऐसा मिलेगा तो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि लोन पेयर इज नॉट इन द रेजोनेंस। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में,
while writing resonating structures, the position of the nucleus does not change. देखिए आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उसके ऊपर ये भी है कि स्पीड भी होनी चाहिए हर चीज करने के लिए, है ना, क्योंकि अपने को टाइम भी सेव करना है। तो कई बार कुछ ऐसी चीप चीजें होती है जो बुक में नहीं लिखी जाती है, ऑफिशियली नहीं बताई जाती, बट आपको ऐसा बता दिया जाता है कि ज्यादातर केसेस में, जैसे ये मैंने आपको बताया है, तो ऑफिशियली ऐसा नहीं बोल सकते आप, लेकिन ये कि माइंड में है ऐसे, तो आप फटाफट आंसर लिख सकते हो। कई बार टाइम नहीं है और अचानक से दिखा सामने क्वेश्चन, तो हमने टिक कर दिया और वो सही हो गया। तो फिर धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस भी आ जाएगा कि अच्छा ऐसी सिचुएशंस में लेते हैं और ऐसे में नहीं लेते हैं। तो कुछ चीप चीजें भी आपको इस तरह से बताऊंगा जिससे आपका स्पीड बढ़ जाए। While writing resonating structures, the position of the nucleus does not change. Only electrons are allowed. Only electrons are allowed to move. Only electrons are allowed to move. Sir, can you please repeat this point again? Yes, I will repeat. While writing resonating structures, the position of the nucleus does not change, and position of the atom will not change. अब ऐसा भी लिख सकते हो, atoms का position change नहीं होगा. Position of the atom does not change. Only electrons are allowed to move while writing the resonating structure. एक क्वेश्चन के थ्रू I will explain this point. आप खुद ही आंसर कर दोगे। क्वेश्चन ये, which of the following can't be the resonating structure of HCO2 minus? तो आप लुईस स्ट्रक्चर सोचिए, जैसा आप केमिकल बॉन्डिंग में ड्रॉ करते हैं, वैलेंसी एंड ऑल सेटिस्फाई करते हुए, तो आप देखो क्या पॉसिबल नहीं है। और रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, गाइस क्विक, सबने सोच लिया आंसर? वेरी गुड। बी बी सी वेरी गुड, बी वेरी गुड, बी वेरी गुड, वेरी गुड। कई लोगों ने आंसर ले दिया। अब आप भूल गए, देखिए अभी आपने लिखा हुआ है सिंपल सी चीज, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू मूव, एटम्स कैन नॉट मूव। तो आप देखो तीन ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें एटम मूव नहीं किया, खाली इलेक्ट्रॉन मूव किया है। एक ऐसा आपने स्ट्रक्चर यहां बना दिया जिसमें एटम मूव कर गया। और खास बात ये भी है, इसमें ऑक्सीजन पे प्लस रखा हुआ है, जबकि तुम्हें बनाना HCO2 माइनस है। तो अगर मैं ऑटो रिक्शा वाले को भी दे दूं, वो भी जोड़ घटा के बता देगा कि इस पे ओवरऑल प्लस चार्ज है, इस पे -1 है, इस पे -1 है, इस पे -1 है। तो बिना किसी दिमाग के वो सी आंसर टिक कर देगा। और तुम लोग तो इतना ज्यादा पढ़े लिखे हो भी, फिर भी आंसर ऐसे कैसे आप सी मार्क, या तो आप 2 आंसर मार्क कर देते तो भी मानता मैं, बट यू हैव क्लियरली सेड कि सी आंसर नहीं है, ऐसा कैसे? तो सी आंसर इस क्वेश्चन का है। अब मेनी ऑफ यू हैव रिटन बी, कि बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि कई बार कोई स्ट्रक्चर बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए हो सकता है कि वो ड्रॉ ना किया जाए, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो उसको मान लेंगे। जैसे अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं सी और ओ को,
तो बताओ सी को प्लस मिलेगा कि ओ को प्लस दोगे? तो उसका आंसर है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर केपेबल ऑफ होल्डिंग माइनस. सो ओ को इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, मतलब माइनस चार्ज, और सी को प्लस. दिस इज हाईली अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. समझ में आया? और स्वैपिंग रूल के हिसाब से आप ये दो ड्रॉ कर सकते हो बड़ा आसानी से. लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर ये हाईली अनस्टेबल है. अभी मैं आपको लिखाऊंगा हाउ टू चेक द स्टेबिलिटी एंड ऑल, बट अभी के लिए. लेकिन ये पॉसिबिलिटीज में ये केवल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तुमने एटम्स का मूवमेंट दिखाया है. या उल्टा नहीं हो सकता है कि सीओ को बॉन्ड तोड़ दो और सी को माइनस और ओ को प्लस दे दो. दैट इज नॉट फीजिबल. फ्लो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा अगर पाई बॉन्ड आप तोड़ोगे. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. चलिए इसको कॉपी कर लिया हो तो फिर नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं. गाइस लिखिएगा, कंटिन्यूएशन में ये सब हेडिंग डाल सकते हैं. हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटीज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. जैसे अभी इसी में मैंने बोला कि बी वाला बहुत ही अनस्टेबल है, तो कैसे पता चलेगा कुछ? उसी के लिए सब हेडिंग क्या है? हाउ टू कंपेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटीज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ कंपाउंड, ऐसा करके भी लिख सकते हो. कैसे भी लिखो, करना स्टेबिलिटी है. आर यू रेडी? पॉइंट नंबर 1. 3 पॉइंट्स का मेन डिस्कशन है. एक दो और पॉइंट्स एक्स्ट्रा होते हैं, बट 3 मेन पॉइंट्स हैं. आर यू रेडी? यस सर. तो पहले मैं आपको तीनों पॉइंट्स लिखा देता हूं, देन आई विल टेक द एग्जांपल. पॉइंट नंबर 1. resonating structures in which all atoms except H, in which all atoms, resonating structures in which all atoms except H have complete octet. Are more stable and make larger contribution. Underline this, make larger contribution to resonance hybrid. इसका मतलब ये है कि जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो एक्चुअल कंपाउंड के स्ट्रक्चर के ज्यादा क्लोज होगा. ठीक है? और एक्चुअल कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड के उससे सोच रहे हैं. larger contribution to resonance hybrid. Point number 2. Next point. Sir, can you repeat the first point? Resonating structures in which all atoms except H have complete octet are more stable and make larger contribution to resonance hybrid. Next लिखिएगा. Next point. If we fail to predict stability, on the basis of above rule, then we check number of atoms having formal charges.
atoms having number of atoms that have formal charges. Structures which have less atoms with formal charges. Structures which have less atoms with formal charges are more stable. Are more stable. Sir, which has less? Structures which have less number of atoms with formal charges are more stable and contribute more to resonance hybrid. And contribute more to resonance hybrid. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। सर वेट। अच्छा ठीक है। सर अगर हम सिर्फ फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे तो हमें 2 आंसर आ सकते ना? नहीं, हो सकता है फर्स्ट रूल केवल अप्लाई करो तो आपको आंसर निकले ही नहीं। ओके सर। लेकिन चेक पहला रूल पहले करेंगे, ऐसा है। तो प्रेफरेंस वाइज है। हाँ, प्रेफरेंस वाइज हम लिखाया तो इफ वी फेल टू प्रेडिक्ट देन वी, ऐसा लिखा है। आगे लिखिएगा थर्ड पॉइंट, if we fail to predict stability on the basis of above 2 rules, then we check electronegativity. Then we check electronegativity. Structure where more electronegative atom has negative charge. Structure where more electronegative atom has negative charge and less electronegative atom has positive charge. So structure where less electronegative atom क्या कहाँ थे हम लोग? सॉरी, स्ट्रक्चर more electronegative atom has negative charge and less electronegative atom has positive charge. यहां तक लिख लिया सबने? contributes more to resonance hybrid. कोई पॉइंट किसी का छूट गया है? सर लास्ट पॉइंट पूरा बोलना है बेटा? यस सर। चलिए, if these structures कहाँ था? हाँ, if these structures have same number of atoms with formal charges, then we check electronegativity. Third point is we check electronegativity. खत्म। उसमें बोला जाता है structure where more electronegative atom has negative charge and less electronegative atom has positive charge is more stable. Guys, Sir, all of you read all 3 points. एक बार तीनों पॉइंट सारे बच्चे पढ़ लें, और अगर किसी का छूट गया हो तो रिक्वेस्ट करें ग्रुप में ये तीनों पॉइंट्स कोई फोटो क्लिक करके डाल दे और सब लोग पढ़ना शुरू कर दें पॉइंट्स को। सर यस सर, लास्ट पॉइंट में एटम हैव पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद था कंट्रीब्यूट मोर टू रेजोनेंस हाइब्रिड था ना? हाँ, मोर टू रेजोनेंस हाइब्रिड या मोर स्टेबल, दोनों एक ही चीज है। ओके सर। वही तो सार्थक इज सेइंग सर हमें फिजिकल केमिस्ट्री भी आप पढ़ा देते हैं, आपके एग्जांपल से रिलेट करना इजी होता है। बेटा पढ़ाता था फिजिकल केमिस्ट्री, अभी छोड़ दिया है मैंने, पेस में केवल ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ। ऑर्गेनिक का पैसा लेता हूँ, ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ।
So, have you read all the 3 points? Yes, sir. Now, let me give you one example to understand. फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? अभी बताता हूँ। वैसे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा तुमने। देखिए, सिंपल क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। राइट करेक्ट स्टेबिलिटी चाहिए तो आप खुद भी एक बार ट्राई कर लो अपने दिमाग से। याद रखना, जब भी कोई टीचर क्वेश्चन देता है और वो पहला होगा और आपने वो अटेम्प्ट किया और सही हो गया, तो आप समझ लेना कि आप बिल्कुल सही कैंडिडेट हैं आईआईटी के लिए। आपका प्राइम जो ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम्स। एक जैसी प्रॉब्लम्स करके तो लोग बोर्ड एग्जाम आराम से पास करते हैं। जो नए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो अच्छे इंजीनियर्स बनेंगे। तो अगर आपको पहली बार में क्वेश्चन आ गया तो आप बहुत अच्छा फील करना। इट डज नॉट मैटर वेदर क्वेश्चन इज इजी और डिफिकल्ट। बोलो बेटा, नया होना चाहिए क्वेश्चन। गाइस, किसी ने पूछा था फॉर्मल चार्जेस क्या होते हैं। तो ये जो प्लस माइनस दिख रहा है ना लुईस स्ट्रक्चर में, इन्हीं को फॉर्मल चार्जेस कहते हैं। एक्चुअली में टीचर्स पढ़ाते तो हैं, लेकिन लुईस स्ट्रक्चर में यू शुड नॉट ड्रॉ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा करके प्लस माइनस के साथ कोवेलेंट बॉन्ड लिखना चाहिए। तो वो फॉर्मल चार्जेस आपको एग्जैक्टली दिखाएगा। तो यहाँ पर सब जगह आपको जो चार्जेस दिख रहे हैं इनको ही फॉर्मल चार्जेस बोलते हैं। तो मैं 2 मिनट आपको देता हूँ, इससे बाकी लोग फिर रिलैक्स भी फील करेंगे। एंड जिन्होंने समझ लिया है वो स्टार्ट कर दे, उसको आंसर बताएं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर? करेक्ट ऑर्डर सर जो आपने पॉइंट्स बताया वो सब प्रायोरिटी। हाँ, प्रायोरिटी मतलब पहला वाला रूल ही पहले चेक करना है। ओके सर। जो आंसर पहला वाला रूल देगा उसको पहले लिखना है। हाँ सर। Have you all attempted? Yes, no, sir. Sir, please wait. Okay. Done, sir. आप ट्राई करिए। देखिए, आप भले ही आप यहाँ पर 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स एक्स्ट्रा ले लें, बट दिस इज न्यू क्वेश्चन फॉर यू। एक बार मैंने स्टाइल आपको बता दी, फिर वो उसमें आपका दिमाग नहीं, फिर मैंने अपना दिमाग तुम्हारे में डाल दिया। अभी केवल आपको पॉइंट्स दिए, पॉइंट्स तुम्हारे पास है, मतलब कॉन्सेप्ट मालूम है तुम्हें, एंड नया क्वेश्चन आया। ट्राई टू गेट परफेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑर्डर लिखना है आपको, मोस्ट और लीस्ट स्टेबल नहीं फाइंड आउट करना है। Get the order of stability. Done? Yes, sir. Yes, sir. Guys, now check the first point. सबसे पहली चीज आप देखो, पहला पॉइंट आपको पहले चेक करना है। तो पहला पॉइंट कहता है चेक द ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स। ठीक,
अनफॉर्चुनेटली ऑक्टेट चेक करना थोड़ा सा टीडियस वर्क है, ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। तो उसका एक चीप ये पॉइंट है कि रादर देन चेकिंग ऑक्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एटम, जस्ट चेक टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। पहले पॉइंट का एक सब्स्टिट्यूट रूल है ये, ऑल्दो ये कुछ जगह फेल हो जाता है बट ये टाइम सेव करता है। तो अगर मान लो कि मैं बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चला पाता, इतना ऑक्टेट नहीं चेक कर पाता, तो मैं क्या करूंगा, सब में सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स चेक कर लूंगा। इसके पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसके पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसके पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसके पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रेट आंसर आया कि थर्ड वाला लीस्ट स्टेबल है। क्या समझ में आया ये? यस सर। यस सर। ये तो था चीप वे में आपने थर्ड प्रेडिक्ट कर दिया। अब एक्चुअल तरीके से अगर जाते तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कार्बन पे देखो, यहाँ पर आपको 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन्स ही मिल रहा है, इसका मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। व्हाइल इन ऑल अदर केसेस यू विल नोटिस कि भले ही प्लस है, भले ही माइनस है, कुछ भी है, बट ऑक्टेट हर एक एटम का कंप्लीट है। ऐसा कोई भी एटम नहीं है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में नहीं मिल रहा है। सो अच्छा, अब इसको आप याद भी कर सकते हैं। व्हेनेवर, जब भी आपको कार्बन पे प्लस मिले तो मान लेना कि वो इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। किसी और एटम में नहीं, ओनली कार्बन। और कार्बन आपको डेफिनेटली बहुत बार मिलेगा बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। सो कार्बन प्लस मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये एकदम रट लेना है आप, ठीक है। अब इसमें सिंपल हमको पहले पॉइंट से पता चल गया कि थर्ड लीस्ट स्टेबल है। अब आते हैं कि पहले पॉइंट पे 1 2 और 4 प्रेडिक्शन नहीं हो पाया, देन वी विल चेक सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहता है चार्जेस चेक करो, किसमें चार्जेस कम है। तो सेकेंड में 1 चार्ज, फोर्थ में भी 1 चार्ज, बट फर्स्ट में 2 एटम्स हैव गॉट चार्जेस, दिख रहे हैं ना, इसीलिए फर्स्ट वाला लेस स्टेबल हो गया। फिर 2 और 4 को कैसे कंपेयर करें, तो इसमें भी एक ही चार्ज है, इसमें भी एक ही चार्ज है, देन वी चेक इलेक्ट्रोनेगेटिव, थर्ड पॉइंट। तो ये बहुत बेहतरीन एग्जांपल है विच कवर्स ऑल 3 पॉइंट्स। कई बार ऐसा होगा एग्जांपल में पहले ही वाले पॉइंट से आपको आंसर आ गया या पहले दूसरे से आ गया, और इस वाले एग्जांपल में तीनों पॉइंट्स कवर हो गए। सो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरिंग नेगेटिव चार्ज, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए बेटर यानी मोर स्टेबल होगा सेकेंड वन। ये आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये वाला ऑक्टेट से निकला हमारा, है ना, और ये वाला हमने चार्जेस के बेसिस पे निकाला, और फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे निकल आया। एनी कंफ्यूजन? नो सर। किसी और को कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो आप। गाइस एक और राज की बात, एग्जाम में जरूरी नहीं कि वो ये लोन पेयर जो दिया है ना, ये मैंने बनाकर आपको दिया है। जरूरी नहीं कि वो एग्जाम में आपको ये बना कर दे। तो उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पूरा पढ़ाया जाता है अच्छे से। उसमें आपको बताते हैं हाउ टू ड्रॉ लूज स्ट्रक्चर, जिसमें आपको लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूशन, कोवेलेंट बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब वो स्ट्रक्चर बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। सब टीचर का अपना स्टाइल होता है, लेकिन वो बताते हैं इस तरह से आप ड्रॉ कर लो। तो ये लोन पेयर ना भी दिया हो फिर भी आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट स्टाइल में दूंगा बिकॉज आई विल नॉट गिव यू वो लोन पेयर एंड ऑल। हाँ, चार्जेस आपको हमेशा वो देगा। तो अगेन यू हैव टू फाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर, उसका आंसर आप अच्छे से लिख लेना, एक्सप्लेनेशन स्टाइल में लिखना है कि हियर टू कंपेयर the stability, first we check octet and we found in third compound, third structure, C plus is having incomplete octet, that is why third one is least stable. इस स्टाइल में आप सोल्यूशन लिखो, बिकॉज 6 महीने बाद आपका नोट जो आपके वो आपसे बात करने चाहिए कि ऐसे आंसर निकाला था। फिर आप उसके बाद लिखना कि among 1 2 and 4 we will check second point which says number of atoms with charges. In first we have more number of atoms with charges, that is why less stable. फिर आप ऐसे नेक्स्ट लिखेंगे
कि between 2 and 4 we check electronegativity, and in second more electronegative is having negative charge, so more stable. इस तरह करके आप वर्ड्स में लिखो. Prepare good notes. Should I remove this? ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ अभी. Between किसका चाहिए बेटा तुमको? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन द कंपैरिजन बिटवीन 2 and 4? 2 and 4 के लिए लिखिएगा we fail to predict on the basis of rule 1 and rule 2, so we check rule 3, and rule 3 point number 3 says check electronegativity. More electronegative having negative charge is more stable, so between ON and O is more electronegative, so second is more stable. ये लिख लिया होगा. अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, इस बार आपका गलत नहीं होना चाहिए. Get the answer. Quick. Have you got the answer? Please write in chat box. तीनों सेम लग रहे हैं. क्या बड़ा? Good, good. जिन्हें नहीं आ पा रहा है उनके लिए मैं अच्छा, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक मैंने शायद कर दी, उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, फिर आप चेंज कर लेना. यहाँ पर मेरे ख्याल से मैं डबल बॉन्ड भूल गया, वरना प्लस नहीं आता. थोड़ा सा आप आंसर चेंज कर लो. एक्सट्रीमली सॉरी, वो गलती से मैं डबल, क्योंकि प्लस अदरवाइज आएगा ही नहीं. नाइट्रोजन 4 वैलेंसी वाला होना चाहिए. सर आपने कहा चेंज किया? मैंने बेटा पहले वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनाया. हाँ ओके सर.
Should I write the answer now? मैं आपके लिए यहाँ पर चाहिए तो आप दिखा सकते हैं। इस तरह से लोन पेयर दिखा दीजिए आप। गाइस आपको मैंने वो सेकेंड स्टाइल भी बता दिया। पहले रूल का सब्स्टिट्यूट क्या है कि आप कोवेलेंट बॉन्ड्स चेक कर लो, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि आपको क्लियरली विजिबल है कार्बन पे प्लस का मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ना उस पे भी आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस तभी हमने देखा है जब उसकी 4 बॉन्ड्स बन रहे हो। यहाँ 2 बॉन्ड्स पे प्लस लगा दिया तो ये आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट इसका भी हो गया। ठीक है इसीलिए डिफिकल्टी है, बाकी तो कुछ नहीं है। अगर मैं चीप रूल इसमें लगा दूं तो स्ट्रेट आपको पता चला इसमें 4 बॉन्ड्स है, इसमें 3 बॉन्ड्स है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। इसका मतलब फर्स्ट और 4 पहले आएगा, और फर्स्ट और 4 में चेक करोगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्जेस बराबर है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो फर्स्ट सबसे पहले आएगा फिर फोर्थ आएगा। ठीक है, और बिटवीन 2 एंड 3 आप चार्जेस फिर से बराबर हो गए, फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट चेक कर लो तो हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 2। बताइए किसी को डिफिकल्टी है किसी दो भी कंपैरिजन? सो वो रीजंस लिख सकते हो या जिससे आपने कंपेयर किया? मैं बता सकता हूँ, एक बार आप सुन लो और फिर लिख लो यार। किसका थर्ड बता? और सेकंड में कोई कंपैरिजन कर दो ना। सेकंड और थर्ड में सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन में हमने बोला कि सिंस इन बोथ द केसेस 1 एटम इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी आप बोलो तो सेम है। फिर हमने क्या चेक किया फर्स्ट पॉइंट के बाद? नंबर ऑफ चार्जेस। इधर भी 2 एटम्स हैविंग चार्जेस, हियर आल्सो 2 एटम्स हैविंग चार्जेस, यानी सेकंड रूल भी फेल हो गया। थर्ड रूल कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन पे प्लस है जबकि यहाँ पर कार्बन पे प्लस है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर प्लस ठीक नहीं है, राइट, तो वो अनस्टेबल हो जाता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस चलेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर माइनस होना चाहिए, तो थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। ओके सर। दो दो का आप पूछ लो, किसी भी दो में कंफ्यूजन हो, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सीधे सर पॉइंट्स मुझे वो अपनी इनकम्प्लीट मुझे इनकम्प्लीट समझा नहीं होगा। जिनको अगर मैं वही बोल रहा जिनको कम समझ में आए ना वो बच्चे बॉन्ड्स चेक कर ले, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, पता चला कि 100 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 90 क्वेश्चंस हैं जिनमें नंबर ऑफ बॉन्ड से आंसर आ जाता है, तो हम क्यों रिस्क लें। आप 10 क्वेश्चन छोड़ देना, इतना कर सकते हैं हम मैक्स टू मैक्स। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट इसलिए पता चल रहा है मुझे देख करके कि 2 2 2 6 एटम्स 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इधर भी देखोगे तो 2 फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, 2 फ्रॉम दिस हाइड्रोजन, 2 फ्रॉम दिस बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसकी कार्बन, ये भी इनकम्प्लीट हो गया। तो इस तरह से पता चल जाता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यही समझा। Should I remove this? एक और क्वेश्चन दूं आपको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए लेवल अप करते हैं क्वेश्चन का आपका। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप सीधे सीधे स्टेबिलिटी ऑर्डर फटाफट आंसर दे दें। क्विक आंसर।
Done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Guys, इसमें जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि ये वो 10% क्वेश्चंस में फॉल करता है जिसमें आप वो चीप वाला मेथड नहीं लगा सकते नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स का, ठीक है। लेकिन मैंने आपको दूसरी चीज भी एक इमीडिएट बताई थी, मैंने बोला था कार्बन पे प्लस तो मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं फिर कि Cl और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसके आंसर को निकाल देते हैं, वो मिस्टेक हो जाती है उससे। जैसे यहाँ इनकम्प्लीट, अच्छा हेवियर जो एटम्स होते हैं ना उनके पास इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बाहर, उनको जरूरत ही नहीं, अगर एक आध प्लस वगैरह आ भी गया ना फिर भी उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होता, उनके पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो उनका ऑक्टेट तो कंप्लीट ही रहता है। ये प्रॉब्लम क्या होता है, वो जो सेकंड पीरियड का है ना, जैसे कार्बन हो गया तो वहां प्रॉब्लम हो जाता है, वो बॉन्ड तोड़ते ही इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ जाएगा उसके पास, जबकि इनके पास पहले से 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक बॉन्ड आते ही उनका पूरा काम चल जाता है। यहाँ तो दो बॉन्ड आपने दिखा दिए ठीक है। तो ये सब ऑक्टेट कंप्लीट वाले केसेस है, केवल सेकंड इनकम्प्लीट केस है, इसीलिए सेकंड वाले को सबसे बाद में ऐसे लिखेंगे। तो जिसने ये कर लिया समझ लो कि आप जो है वो 10% वाले क्वेश्चंस भी डील कर सकते हो। तो सेकंड लास्ट में आया, और बिटवीन 1 and 3 तो क्लियरली दिख रहा है, इसमें ये न्यूट्रल है सब, ये चार्जेस वाला है, तो ये तो खराब हो गया। तो 1 greater than 3 greater than 2 प्रॉब्लम। एक्सपांडेड ऑक्टेट से कुछ फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा। मान लो कि मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना पैसा तुम्हारे पास है, उससे ज्यादा भी हो गया तो क्या दिक्कत है। गुड, चले हो गया ये। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? यस सर। गाइस एक दो थोड़े से कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं, ऑल्दो जो इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ये इन 3 पॉइंट से आंसर्स आ जाते हैं, बट वो एक दो और पॉइंट्स लिखने थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। अगर ज्यादा टेंशन हो तो इनको स्किप भी कर सकते हैं फॉर सम टाइम, फिर जब आप प्रॉब्लम्स करोगे तो एक्सपीरियंस आ जाएगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, structures which contain, I am going to give you a new word. फोर्थ पॉइंट ना, फोर्थ पॉइंट या आप कंटिन्यूएशन में लिखो ना, वो जो पॉइंट्स आप लिख रहे हैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वो सब पॉइंट्स बीच में आ गया, ऐसा है। लिखिएगा जैसे भी आप लिखना चाहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चर्स विच कंटेन चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन ये नया चीज आपके लिए। स्ट्रक्चर्स विच कंटेन चार्ज सेपरेशन आर एक्चुअली लेस स्टेबल and their contribution to resonance hybrid is negligible, and their contribution to resonance hybrid is negligible. Guys, इसका ये मीनिंग है कि जैसे मान लीजिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, पॉइंट सबने लिख रखा है, और शुड आई रिपीट? लिख रखा है ना, मेरे को समझ में नहीं आया, आप माइक जल्दी बंद कर दिया। Sir, could you repeat once? रिपीट करना। स्ट्रक्चर्स विच कंटेन चार्ज सेपरेशन are actually less stable, and their contribution to resonance hybrid
is negligible. Guys, सामने वाला एग्जांपल देखो. I am writing here two structures, two resonating structures. आप ये भी कर सकते थे कि प्लस माइनस में ब्रेक करके और फिर आप उसको मूव करा देते. मैंने डायरेक्ट दिखा दिया ऐसा. Guys, now what do you mean by charge separation? तो ये जो तुमको दिख रहा है ना प्लस माइनस, ये अगर पास में बैठे होते तो ये जीरो हो जाते. इसको कहते हैं चार्ज सेपरेशन. मतलब इट्स लाइक कि तुम अपने दोस्त को बहुत पसंद करते हो, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें बहुत पसंद करता है, घर वाले पसंद नहीं करते तुम्हारी दोस्ती को, तो उन्होंने सेपरेशन कर दिया. इससे क्या होगा, सिस्टम डीस्टेबलाइज करेगा. आप दोनों अपने घर में शोर मचाओगे तो सिस्टम डीस्टेबलाइज हो रहा है. वही ये है कि यहाँ पर आपका चार्ज जीरो था, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, शांति बैठी हुई है. यहाँ पर आपने जो है हंगामा खड़ा कर दिया, प्लस माइनस को दूर कर दिया. तो जितना चार्ज डेवलप, अच्छा प्लस माइनस को सेपरेशन कहते हैं. प्लस प्लस दूर हो जाए उसको चार्ज सेपरेशन नहीं कहते. सेपरेशन वर्ड आएगा ही आए किसके लिए, जो अट्रैक्ट करते हैं. तो प्लस माइनस अट्रैक्ट कर रहा था, उसको आपने सेपरेट कर दिया. ठीक है, सेपरेशन हुआ तो वो सिस्टम डीस्टेबलाइज कर दिया. तो जब भी आपका चार्ज सेपरेशन आएगा तो आपको वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा. समझ में आया? इसको कॉपी कर लो. सिंपल सा एग्जांपल है. वर्ड मेरे को चार्ज सेपरेशन बताना था इसलिए मैंने आपको ये लिखा दिया. Done? Yes, sir. Guys, कई बार ऐसा होता है कि मतलब चार्ज सेपरेशन होता तो है लेकिन स्टेबिलिटी उतनी खराब नहीं होती. मतलब घर वालों ने तुम्हें सेपरेट तो किया तुम्हारे दोस्त से, लेकिन तो जो तुम्हें चाहिए थी रिक्वायरमेंट, जैसे उन्होंने एक स्पोर्ट बाइक आपको दिलवा दी, उसके घर वालों ने कुछ उसको दिलवा दिया, तो तुम लोगों ने उस सेपरेशन को एक्सेप्ट कर लिया और शोर मचाना बंद कर दिया. यानी सिस्टम डिस्टेबलाइज तो हुआ लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुआ. तो वो है नेक्स्ट पॉइंट. प्लीज राइट. समटाइम्स रिश्वत देकर सही लिखिएगा. समटाइम्स resonating structure with charge separation, sometimes resonating structures with charge separation will also have a significant contribution. Will also have a significant contribution to resonance hybrid. Significant contribution to resonance hybrid. कब होगा वो लिखिएगा. If an electron releasing group via resonance is attached at one end, if an electron releasing group via resonance is attached at one end, an electron withdrawing group via resonance, is attached at another end. So could you repeat this line? Last part ये था. If an electron releasing group via resonance, start से. अरे यार, sometimes resonating structure with charge separation will also have a significant contribution to resonance hybrid.
resonance hybrid, significant contribution to resonance hybrid. कब होगा ये? When electron releasing group via resonance is attached at one end and electron withdrawing group is attached at another end. देखो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2. यहाँ पर तुमने लगा दिया लाइक CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगा दिया तुमने लाइक NH2. तो NH2 जो है अगर आप चेक करोगे तो प्लस M इफेक्ट है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस. और ये जो CHO है दिस इज, आप लिस्ट चेक कर सकते हो, वाया रेजोनेंस. तो होगा क्या, ये पुश करते हैं, इधर पुश किया तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करना पड़ेगा, फोर्स कर रहे हैं ये ग्रुप्स, इधर ये खींच रहा और इधर से ये धक्का मार रहा है. तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा इसका ये मतलब नहीं ये स्टेबल हो गया, लेकिन रिलेटिवली, यानी एक केस ये है और एक केस ये है, तो दोनों केसेस को अगर कंपेयर कर लोगे तो आप बोलोगे कि ये जो सेकंड केस है इसमें इवन दो चार्ज सेपरेशन आया बट स्टेबिलिटी उतनी खराब नहीं हुई जितनी फर्स्ट केस में हो गई. ये O माइनस में थोड़ा टेढ़ा बना रहा हूँ, स्पेस कम हो गया मेरे पास. ये तो ये है वो कि इवन दो चार्ज सेपरेशन बट हियर the contribution to resonance hybrid is little more than this case. Done? So, Yes, Ruda? So the last slide which you made us write was that the electron withdrawing group is attached by resonance towards the other end, right? Yes. One end electron releasing group, one end electron withdrawing group. ERG means electron releasing group, EWG means electron withdrawing group. सर तो फिर ये स्टेबिलिटी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेगा या कम डिस्टेबल होगा? हाँ, जैसे मान लो कि यहाँ पर नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही खराब है, 0.1% मान लो, तो इसमें पता चला कि हो सकता है 5%, 6% स्टेबिलिटी हो जाए अगर हम परसेंटेजेस के टर्म में, कंट्रीब्यूशन के टर्म से बात करें, तो रिलेटिवली बढ़ गया. ओके सर. बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये अपने उस पेरेंट वाले स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल हो गया जो दिया हुआ है. Should I change the page? Yes, sir. Yes, sir. Guys, अब एक केस आप ऐसा सोचो कि पेरेंट्स ने तुम दो दोस्तों को सेपरेट किया है ना, तुम जिस रीजन से यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ खुश हो रहे थे उससे बेटर रीजन तुम्हें किसी और के साथ डालकर दे दिया, मतलब अलग अलग दोस्त बना दिए तुम्हें, तो यहाँ पर तुम जिंदगी में ज्यादा खुश हो गए. मतलब चार्ज सेपरेशन रिजल्ट्स इन ग्रेटर स्टेबिलिटी, और ये रेयर सिचुएशन होती है. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट वो रेयर सिचुएशन वाला है कि चार्ज सेपरेशन हुआ तो स्टेबिलिटी आ गई. ठीक है, प्लीज राइट. sometimes charge separation results in extraordinary stability. और उसका रीजन है एरोमेटिसिटी, ड्यू टू एरोमेटिसिटी. Sir, can you repeat? Sometimes charge separation results in extraordinary stability.
ड्यू टू एरोमेटिसिटी। गाइस ये पॉइंट अगर आपको एरोमेटिक वाला याद नहीं हो, जो याद करिए हमने बताया था कि रिंग में अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का लूप होगा तो उसको एरोमेटिक बोलेंगे। अगर आपको ये याद है तब तो ठीक है, नहीं तो ये पॉइंट आप स्किप भी कर सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। जैसे 4n+2 पाई भी मैंने बताया, शायद फर्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था कि अगर लूप क्रिएट होता है ये इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स का रेजोनेंस के थ्रू, तो उसको एरोमेटिक बोल देंगे। क्या 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनको ये मालूम हो? अगर किसी को भी नहीं मालूम होगा तो मैं केवल एग्जाम्पल लिख दूंगा और फिर आप उसको भूल जाना। बताया था सर। पता है ना, फिर आप सुनो। शायद पहले लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रक्चर ये बनाकर दिया होगा, दिस इज एज्यूलिन। ये 2 रिंग्स फ्यूज्ड वे में रहते हैं, 5 मेंबर और 6 मेंबर, 7 मेंबर। ये यस इस एज्यूलिन बोलते हैं। इसका अगर आप चार्ज सेपरेशन वाला स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो कुछ ऐसा है। इसको स्पाइरो नहीं बोलेंगे, बट ये कंपाउंड एरोमेटिक वाला है तो उसका अपना नाम है। 1 2 3 4 5 गड़बड़ हो गया। गाइस ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एजुलिन का। अब मेरे को आप देख के बताओ कि अगर मैं ये वाला रिंग देखूं तो क्या तुम इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स देख पा रहे हो रेजोनेंस में? 2 + 2 + 2 + 0, इज इट विजिबल? दिख रहा है? इधर आपको 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर पा रहे हो? 2 2 2 0। अब इसी तरह से तुम दूसरे रिंग में भी देखो, क्या यहाँ पर भी देख पा रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर वाले जो रेजोनेंस में, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी दिख रहा है। यस सर। इसका मतलब ये एरोमेटिक हो गया। सो चार्ज सेपरेशन जब आया तब तुम्हें वो एरोमेटिक कैरेक्टर विजिबल है। दैट मींस एक्चुअल कंपाउंड तो एरोमेटिक है, बट उस कैरेक्टर को बता कौन रहा है? वो बता रहा है ये वाला स्ट्रक्चर। इसीलिए यहां पर हमने बोला चार्ज सेपरेशन रिजल्ट्स इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी ऑफ दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कॉपी कर लो इसको। सर वो सेकंड वाले ग्रुप पे कैसे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है? इस पे मैथ से काउंटिंग करो। 2 + 2 + 2 6। को भी काउंट करते हैं। क्या बेटा? लोन पेयर और पाई बॉन्ड के दो पाई बॉन्ड्स के दो इलेक्ट्रॉन्स। सो आपने वो एरोमेटिक के बाद क्या लिखा है? मैंने एरोमेटिक के बाद तो कुछ नहीं, 2 लाइन ऐसी खींच दी थी मैंने। नहीं सर, ऊपर में 6 पाई इलेक्ट्रॉन लूप के नीचे 6 पाई इलेक्ट्रॉन लूप एरोमेटिक, 4n+2 पाई जनरल वे होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो बेंजीन वाला टाइप से एक्सप्लेन किया था। 2 पाई भी होता है, 6 पाई भी होता है, 10 पाई भी होता है, बट ये सब बात के डिस्कशन का है। अभी के लिए तुम बस 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखो। डन? नहीं सर, प्लीज वेट। डन सर। लोन पेयर को पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्यों काउंट करते हैं? बेटा लूप क्रिएट होगा ना, पूरा लूप क्रिएट होगा, उसपे एक ऑर्बिटल लोन पेयर वाला है और बाकी जो है पाई बॉन्ड वाले हैं, फिर ये पूरा लूप आपस में रेजोनेंस में रहता है। ओके सर। सर इसमें सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है ना? सेकंड वाला, हाँ, क्योंकि इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया ना चार्ज सेपरेशन की वजह से। गाइस नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा।
सर यस बेटा। सर ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा मीन्स हमें कोई कंपाउंड दे दिया और बोले एरोमेटिक कंपाउंड ड्रॉ कर दो। क्या चीज? ऐसे क्वेश्चन मीन्स सर हमें जैसे एजुलिन का ऐसे स्ट्रक्चर दिया है और फिर बोला एरोमेटिक ड्रॉ कर दो। नहीं नहीं, वो पूछेगा क्या ये एरोमेटिक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और जब एरोमेटिसिटी वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, 2-3 लेक्चर्स आते हैं फॉर एरोमेटिसिटी ओनली, वो सब आप आराम से कर लो। ओके सर। ठीक है, लिखिएगा। It has been found that See next point. it has next point. It has been found that 2 पॉइंट्स और लिखने हैं, आप फटाफट लिख लो फिर आपका खत्म हो जाएगा आज का। It has been found that compounds with more number of resonating structures are more resonance stabilized. So are more resonance stabilized. Sir, can you repeat the point? Yes, it has been found that more number of resonating structures for a compound. क्या लिखा है मैंने यार बेटा, कोई ये क्या है, किसी बुक से वैसा नहीं लिखा रहा हूँ ना, इसको लिखिएगा। It has been found that if a compound has a more number of resonating structures, it means it is more resonance stabilized. अभी ये परफेक्ट हो गया। डन। बट इसमें इसके बाद का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखना बट और इसमें 3-4 पॉइंट्स आते हैं, सब पॉइंट्स हैं, इसको साथ में लिख सकते हैं। बट दोज केसेस वेयर सर ये पहला सब पॉइंट है ना, वो एक साथ ही मैं लिखा रहा हूं। आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं 1 2 3 करके, मेरे को लिखने तो अपने आप समझ में आ जाएगा। बट दोज केसेस वेयर वी गेट, अब आता है ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। दूसरा, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तीसरा, लेस चार्ज सेपरेशन। फोर्थ, एरोमेटिसिटी, यानी ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। अगर ऐसा हो गया देन इवन दो लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होंगे। So could you repeat? लिख रहा हूं बेटा मैं। सर इवन दो क्या था? Are more resonance stabilized even though less number of resonating structures. Are more resonance stabilized even though less number of resonating structures. Have you written this? So resonance stabilized का मतलब कि canonical forms ज्यादा stable होंगे। हाँ, मत ऐसा मत, वही आप जिसको जैसा भी बोलना चाहो, जो दिया फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ऐसा मेरे को एग्जांपल चूज करने तो अपने आप समझ में आ जाएगा। Shall I change the page? Yes sir. Yes Guys, if I ask you, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ये वाला और एक एग्जांपल लेते हैं ये वाला, तो इन दोनों केसेस में अगर मैं आपसे पूछूं इन विच केस पॉजिटिव चार्ज इज बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज,
तो आपका आंसर ये वाला होगा, बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तुम्हें ज्यादा मिल रहा है। या और आप इसको खींच सकते हो, मतलब मैं यहाँ पर एक और केस ऐसे डाल देता हूँ ये, और इस वाले में एक और डाल देता हूँ। इससे क्या होगा, ये केवल दिखाने के लिए, तो इसको लिखेंगे हियर पॉजिटिव चार्ज is more resonance stabilized. ठीक है, इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहा है। क्लियर है ये एग्जाम्पल सबको? सर नहीं समझा आप क्या सर बता। चार्ज की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं या स्ट्रक्चर की? चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करें, क्योंकि वही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो वो जितना ज्यादा, देखो इसको ऐसे आप सोचो कि चार्ज अगर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। आपको मैं अगर घरेलू एग्जांपल दूं तो समझ लो कि जैसे मम्मी बोलती ना, आप पिकनिक पे जाते हो तो मम्मी बोलती कि सारा पैसा एक पॉकेट में मत रखो। क्यों बोलती है? पैसे को डिस्पर्स कराती है, कहती है सामने वाले पॉकेट पे रखो, दो दो नीचे पॉकेट है, पीछे पॉकेट, सब जगह पैसे डलवा दो। चोर हमला करेगा तो किधर, एक ही पॉकेट उड़ा के लेके जाएगा। अगर सब कुछ एक ही जगह रखा रह गया तो वो सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाता है। तो जितना प्लस डिस्पर्स्ड होगा, डिस्पर्जन के लिए यहाँ रेजोनेंस में आ रहा है वो, तो उसको इलेक्ट्रॉन जितना मिलेगा उतना प्लस वो अपना लूज कर देगा, इधर उधर ट्रांसफर करेगा, तो उससे हम बोलते हैं कि वो ज्यादा स्टेबलाइज होता है। तो जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसका मतलब प्लस उतना डिस्पर्स्ड हुआ था, इसीलिए हम बोलते हैं हियर पॉजिटिव चार्ज इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यस गॉट इट। ठीक है, इसी का लेकिन एक दूसरा एग्जांपल देखो, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, दिख रहा है तुम्हें? नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है। अगर तुम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो तुम्हें यहाँ पर करीब करीब 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। एक एग्जांपल है एसीटेट आयन, ये क्या देख के बता सकते हो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे? स्वैप ही तो करना है। 4 है, 2 में 2। गाइस ये वो एग्जाम्पल है जो आपने लिखा है ना, बट इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छा पहला पॉइंट आपने लिखा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इक्विवेलेंट का मतलब एक जैसे देखने में। इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं तुम्हें, दोनों एक जैसे हैं। कैन यू सी? यहाँ पर O पे माइनस है, यहाँ C डबल बॉन्ड हो और CH3 है। यहाँ पर भी एक C डबल बॉन्ड हो है, एक पे CO माइनस है और एक CCH3 है। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। इज इट क्लियर व्हाट इज इक्विवेलेंट? यस सर। आइडेंटिकल बोल सकते हैं। मतलब इक्विवेलेंट बोलेंगे तो बेटर होगा, मतलब आप आइडेंटिकल समझ लो लेकिन इक्विवेलेंट बोले, ट्विंस हो गए ऐसा समझ लो। तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। प्लस यहाँ पर एक और खास बात है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव थ्रू आउट ऑन ऑक्सीजन। यानी दोनों स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज केवल ऑक्सीजन पे है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, योर नेगेटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इसीलिए ये उसका एक्सेप्शनल वाले केस में फॉल करता है कि इवन दो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट यहां पर हम बोलेंगे नेगेटिव इज लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। वो एक्चुअली आयन को ही स्टेबलाइजेशन बोलते हैं, बट आयन O माइनस की वजह से है ना, तो इसलिए मैं ज्यादा स्पेसिफिक होके लिख रहा हूँ, इधर उधर तुम इधर कंफ्यूजन में न चले जाओ। इसलिए मैं क्लियर लिख रहा हूँ कि माइनस की स्टेबिलिटी, प्लस की स्टेबिलिटी, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है उसको आयन ही बोला जाता है और आयन की स्टेबिलिटी माइनस डिसाइड करता है। एन आयन, इसको कॉपी कर लो आप, ये ज्यादा स्टेबल है। मोर रेजोन, इसको हम बोलेंगे ज्यादा स्टेबल के बदले ज्यादा अच्छा होगा मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड।
क्लियर है? इसको कॉपी कर लो और ये आज का डन। सर इसके बाद एक बार सेकंड पेज दिखाओगे क्या, मुझे इसमें डाउट है। क्या बेटा? सर इसके बाद आप क्या एक बार दिखाना है? सर सेकंड पेज मेरे को ठीक से समझ में तो नहीं आया, शायद तुम कहना चाहे तो आज के लेक्चर का सेकंड पेज। हाँ सर एक बार सेकंड पेज दिखा दो ना, उसमें मुझे डाउट है। इतना पीछे? ये सेकंड पेज है सर। हाँ सर इसमें सर जैसे नेटिव इफेक्ट का था वैसे ही है ना ये भी, प्लस और माइनस। हाँ, खाली इसमें फुल ट्रांसफर है वही चीज, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, ओके ठीक है सर, गॉट इट। somebody is asking something? सर वो नो सर क्लियर। सर इसके पीछे वाला पेज बनाए मेरे को उसमें डाउट था। पीछे वाला पेज बताइए। नहीं सर इसके भी पीछे सर। इसके भी पीछे बताइए। यस, लेक्चर इज ओवर। जिनको कोई डाउट नहीं देखेंगे। हाँ सर आपने इसमें लिखा था कि वो नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर आपने वो पीछे के नोट्स में ये लिखा था कि मतलब हमने लिखा था कि नेगेटिव स्ट्रक्चर वेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज नेगेटिव। तो सर नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो। उसको इससे कोई लेना देना नहीं हो है। रहा था इसलिए उसका इससे कोई लेना देना नहीं। ये दो अलग अलग कंपाउंड्स का कंपैरिजन है। वो एक ही कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंपैरिजन था। अच्छा ठीक है। ये मतलब दो तीन मतलब ज्यादा दो अलग अलग कंपाउंड्स का कंपैरिजन है बेटा। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है ना, ये इसका और ये अलग है ना, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सो यस बेटा, थैंक यू सर। बाय। एरोमेटिसिटी और चार्ज सेपरेशन बाय एनी मींस रिलेटेड नहीं है ना, बस इन सम पर्टिकुलर केसेस चार्ज सेपरेशन रिजल्ट्स इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी। बिल्कुल। सो कोई भी पैटर्न नहीं दोनों में। नहीं, उनका कोई रिलेशन नहीं आपस में। बोलो सर। बोलिए ना सर लास्ट में हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे ये अलग अलग कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी देख रहे थे ना। अलग अलग कंपाउंड्स का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। सर वो खाली रेजोनेंस, एक कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस में स्टेबिलिटी देख रहे थे ना हम लोग। हाँ, कितना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सर इसमें अभी ये आपने फर्स्ट वाले में 5 रेजोनेटिंग ग्रुप्स रहेंगे, तो उसमें आपने कैसे बताया था? उसमें बताया था कि इसमें इवन दो मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बट ये दूसरी वाली स्टाइल में फॉल करता है, जिसमें जो दूसरा एग्जांपल है उसमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स है। नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, जबकि पहले वाले में वो ऑक्सीजन से कार्बन पे चला जा रहा है नेगेटिव चार्ज। तो वो उतना ज्यादा अच्छा स्टेबलाइज नहीं कर रहा है जितना एसीटेट आयन में हो रहा है। तो इसमें आप रिवाइज कर लेना नेक्स्ट टाइम। बहुत लोगों को डाउट आएगा, नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे इसको। आप रिवाइज करके घर पे बैठिएगा अच्छे से, और डाउट्स लिखकर आज ही लिख लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत में आप पूछ लेना। सर आपने ये लिखा क्या इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर? फिर आप क्या डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? सर वो थोड़ा स्क्रीन लैग हो रहा था मेरा, वो कुछ प्रॉब्लम आ गया था। Equivalent structures and negative charge on more electronegative atom. ओके सर, ओके सर। बोलो बेटा। सर 7 पॉइंट में जो आपने बर्ड करके 5 पॉइंट्स लिखा है सर, वो भी प्रेफरेंस में है या वो रैंडमली लिखा है? रैंडमली लिखा है। 2-3 पॉइंट्स अगर मैच कर गए एक साथ तो वो प्रेफरेंस में आ जाएगा। ओके सर, बाय सर, थैंक यू।